हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 4 में, जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। देखिए, अगर आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं और इन क्वेश्चंस को नहीं किया हुआ है और आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई नहीं हो सकती है। आपको इन क्वेश्चंस को करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। क्या सब लोग यही बोलते हैं, हमारे गुरुजी भी बोलते थे कि भाई कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स पढ़ने का कुछ अपना एक तरीका होता है। अगर आप जेईई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम आप पहले पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, कम से कम आप एचसीवी के सवाल सॉल्व कर लो, है ना। क्योंकि भाई आप रिसेंट के ईयर्स देखो ना, आप जो एचसीवी के एग्जाम्पल्स है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, वहां से जेईई मेन में 2020 में 2019 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम यहाँ से इस बात को मतलब मॉडर्न फिजिक्स से जैसे चैप्टर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अभी भी आपकी एचसीवी उतनी ही रिलेवेंट है जितना पहले थी। अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर एचसीवी तो बहुत पुरानी हो गई, क्या आज के टाइम पे वो रिलेवेंट है? तो जरूर है। ठीक है, आपको जरूर ही वो चीजें करनी चाहिए। आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं साइड हो जाता हूं, आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर इस क्वेश्चन को फील करिए, फिर हम इस सवाल को आगे करते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करके इस सवाल को नोट कर लें आप। चलिए, अगर आपने सवाल नोट कर लिया है तो अब इस सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। सवाल बोल रहा है कि अपने पास दो थिन रॉड्स हैं जिनकी लंबाई सेम है, बट थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दोनों का अल्फा सेम नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों का अल्फा सेम नहीं है। तो कैसे है? आर अटैच्ड साइड बाई साइड, इनको हमने साइड बाई साइड अटैच किया हुआ है। कैसे? जैसे कि आपके पास एक कोई पेंसिल हो या एक पेन हो, आप एक पेन से दूसरी पेन को ऐसे अटैच करते हो, सेम ऐसे जैसे मेरी उंगलियां हैं ऐसे ही अटैच हुई हैं, पर दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। ठीक है, तो यानी जो अपने पास मेटेलिक स्ट्रिप है वो कुछ ऐसे अटैच्ड है, एक ये अपने पास है और एक दूसरा ये रहा। ठीक है, अब इसे हम लोग बायोमेटेलिक स्ट्रिप प्रॉब्लम्स भी बोल देते हैं क्योंकि ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप बना रहा है। एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप इज डी, बोला गया है कि आप इस स्ट्रिप की जो है पूरी थिकनेस डी मान लो, एज्यूम कर लो। फाइंड द रेडियस ऑफ स्ट्रिप व्हेन हीटेड। अब यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्योंकि ये हम आपको सिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते। ये जो आगे वाली लाइन लिखी है ना, ये आपको फील होनी चाहिए कि भाई अगर हम जब इसको गर्म करेंगे, ध्यान से सुनो कि भाई दोनों का अल्फा सेम नहीं है, इसका अल्फा 1 है मान लेते हैं, इसका अल्फा 2 है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको यहां से मैं बोल रहा था एक चीज आपको फील हो, वो ये हो कि आगे जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा। आप खुद सोचो, आपके पास ऐसे बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, आप गर्म कर रहे हो तो क्या होगा? दोनों का अल्फा सेम नहीं है। मैं आपको फील करवाता हूं, बस मैं एक चीज बोलूंगा, अगर वो चीज आपको समझ आ गई, मतलब मेरे बताने के बाद आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, देन ठीक है। पर अगर दिमाग में आपके क्वेश्चन मार्क है सर कैसे ये पॉसिबल है, देन मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। वो फील वाली बात है भाई। अब ध्यान से सुनिए, आसपास आप देखोगे तो आपको समझ भी आएगा। अब अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। अब मैंने इसको मान लो गर्म किया, आपने ये इतना तो पढ़ ही लिया कि भाई चेंज इन लेंथ उसका ज्यादा होगा जिसका अल्फा ज्यादा होगा, है ना। आपने ये पढ़ा था, क्योंकि आपने पढ़ा कि एल जो होता है फाइनल जो इंक्रीमेंट इन लेंथ होता है वो तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका लेंथ में चेंज ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा लंबाई में फैलेगा उतना ही टेम्परेचर देने के बाद। यहां तक आपको बात समझ आई? अब यहां पे हम एज्यूम करते हैं कि भाई अल्फा 1, देखो यहां पे केसेस हो सकते हैं, कुछ केसेस नहीं दिया है तो हम एक केस मान के सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि अगर अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 हो गया तो क्या होगा, यानी अल्फा 1 की वैल्यू ज्यादा होगी और अल्फा 2 की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका ये जो अल्फा 1 वाला रॉड है वो ज्यादा फैलेगा, यानी वो ज्यादा लंबा होगा, और अल्फा 2 वाला कम। अब ये वाला ज्यादा लंबा होगा और ये वाला कम होगा तो क्या होगा, तो इनमें बेंडिंग आ जाएगी क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब एक बोल रहा है कि हम कम फैलेंगे, एक बोल रहा है हम ज्यादा फैलेंगे, लेकिन फैलना दोनों का है और दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों में बेंडिंग हो जाएगी, यानी आपका अल्फा 1 ज्यादा फैलेगा, यानी यहां पे क्या होगा, अल्फा 1 की लंबाई में चेंज ज्यादा होगा। तो ये जो आपको फिगर है कुछ ऐसे आ जाएगा, ये अल्फा 1 था, ये अल्फा 1 ऐसे मुड़ जाएगा। अब मुड़ने वाली चीज आपको फील होनी चाहिए कि सर मुड़ेगा क्यों। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये मुड़ क्यों गया, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, पर आपको ये समझ आएगा कि हाँ मुड़ जाएगा, देन इट विल बी ओके। भाई ऐसे मुड़ जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट क्या है
क्योंकि अल्फा 2 और अल्फा 1 वाले जो मटेरियल है दोनों रॉड को साथ में रहना है, ऐसा नहीं है कि अलग हो जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है इसको और इसको आपस में मुड़ना पड़ेगा। क्या आपको यह बात समझ आ गई? पक्का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे कि मुड़ेंगे क्यों? क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये डाउट है देन भाई साहब आपको मैं समझा ही नहीं पाऊंगा कि सर मुड़ क्यों रहे हैं। भाई मुड़ेंगे क्योंकि एक ज्यादा फैल रहा है, कम फैल रहा है। आपने एग्जाम्पल में देखा है, जैसे आप कोई चीज मोड़ते हो, जैसे मेरे पास ये पेन है या आपके पास कोई लकड़ी हो, कोई भी चीज आपने मोड़ी हुई हो अगर, तो आप देखते हो कि बाहर वाला जो है वो ज्यादा लेंथ कवर करता है अंदर वाले के कंपेरिजन में। ये चीज देखिए ना, आप कोई एक चीज पकड़ो और उसको मोड़ो तो अंदर वाली की लंबाई में कम चेंज आता है और बाहर वाली की लंबाई में ज्यादा चेंज आता है। ये आपने ऑब्जर्व किया कभी कि कभी भी आप कोई चीज मोड़ते हो तो, या आपने देखा होगा कि जब गाड़ी मुड़ती है तो क्या होता है कि आपका जो, जैसे मान लो गाड़ी ऐसे मुड़ रही है तो ये वाला पहिया कम मतलब धीरे धीरे चलता है और ये वाला पहिया ज्यादा तेज चलता है। ऑब्जर्व किया है कि भाई ये वाला पहिया कम सर्कल मतलब कम सर्कमफेरेंस कवर करता है, कम आर्क बनाता है या ट्रैवल करता है, और वो वाला ज्यादा आर्क ट्रैवल करता है, तभी तो ये चीज पॉसिबल है। ये चीज होगी। अब यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए फाइंड द रेडियस ऑफ द स्ट्रिप। भाई ये कुछ एंगल सबटेंड करेंगे, ये कुछ एंगल सबटेंड करेंगे, अभी इसी से हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एंगल सबटेंड हो, ठीक है, ये पहला केस हो गया। अगर अल्फा 1 छोटा होता है अल्फा 2 बड़ा होता तब क्या होता? तो आपका रॉड इधर की तरफ मुड़ जाता, ऐसे हो जाता, आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाता। ये जो स्ट्रक्चर है जो अभी आपको ऐसे दिख रहा है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाता, ऐसे, ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे मिल जाता। ये अल्फा 1 वाला था, ये अल्फा 2 वाला था। बात समझ आई? फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है तो आप मैनेज करो। अब ये वाला भी देखो एक एंगल सबटेंड करेगा, ये वाला भी एक एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, मतलब दोनों सेम एंगल सबटेंड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके दिमाग में भी आ रहा होगा अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 होता तो क्या होता? तो सीधे ही बन जाते, जितना ये फैलता उतना ये फैलता, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, हम जो फॉर्मूला निकालेंगे अब इसका फॉर्मूला भी निकलेगा कि भाई अल्फा 1 और अल्फा 2 अगर सेम ना हो तो ये बेंड हो जाएंगे। पहली बात तो यानी यहां पे हमने एक चीज समझी, इफ अल्फा 1 डज नॉट इक्वल टू अल्फा 2 तो जो अपने पास बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ये बेंट हो जाएगी, बाई मेटेलिक स्ट्रिप विल बेंट। ठीक है, हमको एंगल निकालना है, हम निकाल देंगे एंगल। क्लियर है बात? एंगल निकालने को बोला है, रेडियस निकालने को बोला, हम रेडियस निकाल देंगे। भाई ये कुछ रेडियस तो बना रहा होगा, ये रेडियस कुछ होगा r, तो हम r निकाल देंगे। अभी कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिएगा। अगर अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 होगा तो देयर विल बी नो बेंडिंग, देयर विल बी नो बेंडिंग, मतलब दोनों मुड़ेंगे नहीं। अच्छा एक चीज समझना, अगर मैं बोलूं कि भाई इसका रेडियस बता दो तो क्या आप बता सकते हो? इस केस में आपसे कोई रेडियस पूछे तो क्या आप बता सकते हो? हाँ भाई, अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर हो तो इस केस में रेडियस आपका इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो आप इतनी चीजें पहले आप नोट करिए, फिर हम सवाल को आगे प्रोसीड करते हैं कि हमको कैसे करना है। तो इतना नोट करिए। चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। वो इतने आपको समझाने का एक पोर्शन था, यानी हम समझ लीजिए भूमिका बना रहे थे सवाल को समझाने के लिए आपको। चलिए अपने पास ये एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप थी, अब सॉल्व करते हैं। अरे वो भी सोल्यूशन का ही पार्ट था भाई, समझे, पर वो समझाने वाला पोर्शन था। अगर डायरेक्टली कर देते तो आपको समझ नहीं आता। मान लेते हैं कि ये रॉड अल्फा 1 है, ये रॉड अल्फा 2 है, मतलब रॉड का अल्फा 1 है, और ये रॉड की शुरुआत में लेंथ L नॉट थी। ये कितनी थी? L नॉट थी। जब हम इस दोनों रॉड को हीट कर रहे हैं और सवाल के मुताबिक दोनों में, मतलब यहाँ पे अगर टेम्परेचर T था तो बाद में अगर टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T हो जाना है, क्योंकि सवाल में दिया है कि टेम्परेचर चेंज डेल्टा T है। अब हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 है। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, ये अपना एजम्पशन है। ठीक है, सवालों के हिसाब से आपको बताया कि भाई जो भी होगा उस हिसाब से आंसर आएगा। अभी हम पुट कर देंगे तो निगेटिव आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हम माने हैं, ये हमने माना है, एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अब किसी को मानना हो कि अल्फा 2 ज्यादा हो तो वो उस हिसाब से मान के सॉल्यूशन सॉल्व कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, तो रॉड में जब आप हीट करोगे तो रॉड में बेंडिंग आएगी, तो आपका रॉड कुछ ऐसे हो जाएगा, आपका रॉड कुछ ऐसे हो जाएगा।
यहाँ पे ये दो आपके पास जो रॉड्स थी वो ऐसे बेंड हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो अपना कॉन्सेप्ट कहता है, ये अल्फा 1 वाला था, ये अल्फा 2 है। अब दोनों जो रॉड हैं वो एक एंगल सबटेंड करेंगी, दोनों जो रॉड हैं अपने पास वो एक एंगल सबटेंड करेंगी और दोनों सेम एंगल सबटेंड करेंगी। ये अपना पहली बात तो कॉन्सेप्ट है। यानी अगर अपने पास अल्फा 1 वाली थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो अल्फा 2 वाली भी थीटा एंगल सबटेंड करेगी। यहां पे आपको ये चीज समझ आई भाई, दोनों सेम एंगल सबटेंड करेंगी, ठीक है। अब आपको एक चीज बेसिक मैथमेटिक्स या मैथ में पढ़ाया ही गया होगा कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। हम ये यूज करने वाले हैं, पर समस्या ये है कि हम अगर मान लेते हैं कि अल्फा 1 वाला थीटा 1 एंगल बना रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा 1 इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस r1 लिखेंगे। थीटा 1 मतलब r1 अल्फा 1 के केस में। और अगर थीटा 2 एंगल बना रहा है अल्फा 2 वाला तो लिखेंगे आर्क 1 या आर्क 2 अपॉन में r2। ठीक, ये बात समझ आ गई। पर समस्या ये है कि आर्क 1 की वैल्यू क्या है, आर्क 2 की वैल्यू क्या है, r1 की वैल्यू क्या है, r2 की वैल्यू क्या है, हम लिखेंगे क्या। अब ध्यान से समझिएगा, सवाल में आपको एक चीज दिया गया था कि भाई इसकी जो मोटाई है वो d है। ये ध्यान से देखिएगा कि यहां से यहां तक की मोटाई कितनी दी गई है, d। अब इसका रेडियस कितना मानते हो भाई, रेडियस हम बाहर वाले को मान लेते हैं, है ना। ये अगर आप अल्फा 1 का केस लोगे तो ये रेडियस आपका यहां से लेकर यहां तक का रेडियस होगा, ये वाला रेडियस आपका होगा अल्फा 1 के केस में। कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ अगर मान लेते हैं r है ये रेडियस, तो अल्फा 1 के केस में क्या लिखोगे, r प्लस डी बाई 2। कितना लिखोगे, r प्लस डी बाई 2। क्लियर है बात। हम लोग एवरेज लेते हैं, यहां से यहां तक की जो लेंथ है अपनी, अगर हम मान लें कि क्या होगा, तो हम लोग अल्फा 1 के केस में ये रेडियस लेंगे और अल्फा 2 के केस में ये रेडियस लेंगे। बात समझ आई, क्लियर भाई। यहां पे हम एवरेज रेडियस की बात करते हैं। उसने बोला था कि आप थिकनेस डी मानने को, तो अगर हम मान लें कि भाई इसकी मोटाई क्या होगी, कुछ नहीं दिया तो हम डी बाई 2 इसका मानेंगे, डी बाई 2 इसका मान लेंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आर्क, और ये अपना रेडियस हो जाएगा। एजम्पशन है, आप यहाँ वाला भी मान के कर सकते हो, पर हम अंदर वाला मान के कर रहे हैं, ये वाला। अल्फा 2 के केस में हम किसको मानेंगे, ये मानेंगे। और आर क्या है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है भाई, एवरेज मानिए, रेडियस क्या है, एवरेज है, बीच से मानिए, यहां से मेजर किया गया है। तो अल्फा 2 के केस में यहां पे देखो ध्यान से, अल्फा 2 के केस में या अल्फा 1 के केस में पहले लिखते हैं। अगर अल्फा 1 के केस में हम बात करें, या ऐसे सीधे लिख लो, आर्क 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आर्क 1 की वैल्यू ये वाली लेंथ होगी, इस रॉड की लेंथ। और कौन सी वाली लेंथ, हाँ, गर्म करने के बाद वाली लेंथ। तो आर्क 1 आपका हो जाएगा L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, L नॉट माना था, ठीक है, L नॉट माना था। और आर्क 2 कितना हो जाएगा भाई, आर्क 2 हो जाएगा L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। क्लियर भाई साहब, क्लियर। आर्क 2 समझ आया, चलो ध्यान से, बढ़िया। आर्क 1 ये हो गया, आर्क 2 ये हो गया, L नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक। अब R1 की वैल्यू क्या मानेंगे, R1 अभी बताया कि भाई यहां से लेकर यहां तक की लेंथ मानेंगे, तो हम d बाई 2 घटा देंगे, नहीं d बाई 2 जोड़ देंगे, R प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। और R2 के केस में आपका हो जाएगा R माइनस डी बाई 2, क्योंकि यहां से R2 क्या है, ये वाला रेडियस है भाई, R2 क्या है, ये वाला रेडियस है, R2 ये वाला रेडियस है, और R1 ये वाला रेडियस है, ठीक है, R1 ये वाला रेडियस हो जाता है अपना, ठीक है। तो R1 और R2 के केस में, एक मिनट, हाँ, R1 के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, R प्लस डी बाई 2, क्योंकि यहां से यहां तक हम रेडियस लेंगे, और इसमें R माइनस डी बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें यह पता है कि बोथ रॉड विल सबटेंड, ये कैसे चल रहा है भाई, बोथ रॉड विल सबटेंड सेम एंगल, ये अपना कॉन्सेप्ट है कि भाई दोनों रॉड जो हैं वो सेम एंगल सबटेंड करेंगी। तो यहां पे आप लिख सकते हो थीटा 1 बराबर थीटा 2, और यह लिख सकते हो आर्क 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू आर्क 2 अपॉन में R2। आर्क 1 की वैल्यू कितनी है वो लिखी है, L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन में रेडियस कितना हो जाएगा, R प्लस डी बाई 2
और इज इक्वल टू इसके केस में क्या हो जाएगा, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन में आर माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है और आर की वैल्यू निकालनी है। तो एल नॉट से एल नॉट कैंसिल आउट होगा, ठीक, क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये लिखा हुआ है ऐसे। ये अपने पास इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा आर प्लस डी बाई 2 अपॉन में आर माइनस डी बाई 2। ये एक आपको इक्वेशन देखने को मिल रही है ना। हमें इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालनी है। जो आर की वैल्यू निकल के आएगी वही अपना क्या होगा, रेडियस होगा इसका। गर्म करने के बाद जो रेडियस आपको निकालने को बोला गया था, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाएंगे कि भाई यहाँ पे हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज कर लेंगे, है ना। अप्लाइंग, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इतना तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, क्योंकि ये तो नीट वाले भी कर लेते हैं, जबकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है, उनको बेसिक मैथमेटिक्स में बता दिया जाता है। और क्लास 10th में तो सीखे ही होगे यार कंपोनेंटो डिविडेंडो, है ना। चलो अप्लाई करो यहाँ पे, चलिए आप अप्लाई करिए, हम थोड़ी सी जगह बना ले तब तक। थोड़ी जगह दो, हाँ चलिए सॉल्व करते हैं। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, अगर नहीं पता हो, क्या ही पता तो होगा ही यार। एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं, एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस में 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, अगर नहीं समझ आ रहा तो भाई क्या ही करूँ। मतलब कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है कि अगर अपने पास न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है और इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, अगर आप लगाते हो तो क्या आता है, एक बार n प्लस डी करते हो अपॉन में n माइनस डी करते हो, और इधर भी सेम चीज़ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई करते हो। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो, ये नोट नहीं करना, ये समझाने वाला पोर्शन था। तो एक बार हमने ये प्लस ये किया, फिर ये माइनस ये किया, ये प्लस ये प्लस ये किया तो ये आया, ये में से ये घटाना तो ये आया। सेम चीज़ इधर करना है, तो r प्लस डी बाई 2 माइनस प्लस आर माइनस डी बाई 2 अपॉन में r प्लस डी बाई 2 माइनस में r प्लस डी बाई 2। सॉल्व मतलब माइनस साइन इसको चेंज कर देगा, माइनस से प्लस और प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपना 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे d बाई 2 से d बाई 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे r से r कैंसिल आउट होगा। सॉल्व करते हैं तो हमको मिल रहा है 2 प्लस, देखो यहाँ पे अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी मिल रहा है, अपॉन में यहाँ पे मिल रहा है अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलेगा 2r अपॉन में d, ठीक। अब सॉल्व कर लो यार, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व करके d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो, अगर इसको देखो तो यहाँ पे डेल्टा टी कॉमन है और हम d को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिल रही है। ध्यान से देखो, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d इंटू 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा। और नीचे में आ रहा है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये आपका r का वैल्यू है, ये आपके क्या है, r की वैल्यू है। क्लियर है बात, क्लियर, ठीक है। अच्छा 2r था तो 2 से डिवाइड कर दो और क्या होगा, ये हो जाएगा 2r यानी d बाई 2, ठीक। ये आपके r की वैल्यू है। अब यहां से देखो, हम लोग सब कुछ एजम्पशन निकाल सकते हैं। आपका जितना भी हमने शुरुआत में कंक्लूजन किया था, जो भी समझा था, वो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे। ध्यान से देखिए, पहला केस, अगर अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है तो ये तो हमने माना ही था। अगर अल्फा 2 बड़ा हो गया तो नीचे वाला टर्म निगेटिव आएगा, तो ओवरऑल चीज निगेटिव चली जाएगी, तो आपका आर निगेटिव हो जाएगा, मतलब अपोजिट में हो जाएगा। जो आप रेडियस इधर मान रहे थे वो रेडियस आप इधर मानना पड़ेगा, ये चीज होती है। दूसरा चीज कि अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 हो जाए तो क्या होगा, तो ध्यान दो, अगर अल्फा 1
बराबर अल्फा 2 होगा तो नीचे 0 आएगा। और फिजिक्स में समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, फिजिक्स में समथिंग अपॉन 0 आपका इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समथिंग कुछ भी लिखा है मान लेते हैं, लिख लो d+2 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन में 0 होगा। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है, इन्फिनाइट आता है। तो आपको बताया भी गया था कि जब अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर होंगे तो कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा आपका रेडियस का वैल्यू। क्लियर है बात। तो आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेईई ने भी इसको पूछा हुआ है। तो आप इसको एकदम से, पहले बात तो बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको फील करो कि हाँ मेरे को समझ आया, मेरे को ये बात भी फील हुई कि सर जब गर्म करेंगे तो ये मुड़ जाएगा। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए। और भाई ये अप्लाइंग कंपोनेंट हो डिविडेंड हो आपको समझ में आया तो ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। और अगर नहीं समझ में आया तो इसी के बाद आपको एक मेथड और है, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पे जो हमें आसान लगता है वो कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये बचा हुआ था तो आप इसे कॉन्सेप्ट के तौर पे करिएगा, यहाँ से सवाल भी आ सकते हैं। बोला जा रहा है रीडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई अ मेटेलिक स्केल। मुझे यहाँ पे आपके फुल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, जैसे आपको पहले समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक मेटेलिक स्केल रही हो, जैसे आपके पास रही होगी, वो आती है ना स्टील की स्केल, पहले जिससे टीचर कभी कभार पीटते थे आपको, है ना। तो वो वाली स्केल, वो स्टील वाली, हाँ वही। तो उस स्केल, वो एक मेटेलिक स्केल थी। अब ध्यान से समझिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए आप उस स्केल से कोई चीज़ मेजर कर रहे थे, आपने क्या किया, उस स्केल को हीट दे दिया तो क्या होगा। पहले आप इसको सोचो। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, क्या कि आपके पास एक मेटेलिक स्केल है, मेटेलिक स्केल को आपने क्या किया, गर्म कर दिया तो क्या होगा, तो स्केल फैल जाएगी। तो स्केल फैल जाएगी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, स्केल फैलने से क्या होगा, स्केल फैलने से क्या होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने पास कोई एक स्केल थी, स्केल कैसे होती है, ऐसे होती है ना। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे रहते हैं, ये अपना 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा होता है। अब कौन बार बार करे, तो इसे हम लोग बोलते हैं 0। यहाँ पे होता है आपको 5 या ये जो भी होता है 0.5 सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर। और ये होता है 1, फिर ये होता है 2 और ये होता है 3। और ये 3 नहीं होता, ये 2.5 होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जब हम इस रॉड को हीट करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसी रॉड को हीट करेंगे तो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं नीचे ही बनाते हैं। जब हम इस रॉड को हीट करेंगे तो ये रॉड, या अपने पास जो मेटेलिक स्केल थी, वो ऐसे फैल जाएगी। फैलने से क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। फैलने से क्या होगा कि ये जो आपके पास 1 मिलीमीटर दिख रहा है ना, इसकी दूरी भी तो बढ़ जाएगी। याद करो, मैंने आपको एक चीज बताया था थर्मल एक्सपेंशन में कि हर मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ती है, सब डिस्टेंसेस बढ़ती है जब बॉडी एक्सपेंड करती है। तो बात समझ आई। मतलब आप जैसे फोटो जूम करते हो, तो फोटो जूम करते हो तो क्या होता है कि आपके हर जो पार्टिकल्स हैं, जो फोटो में पार्टिकल्स होते हैं, उन दो के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। अरे यही तो करते हो, फोटो देखते हो जूम करके देखो तो बहुत हो गया, और जब देखते हो तो क्या होता है, जो दो पार्टिकल्स पहले फोटो में पास पास थे, अब वो दोनों दूर दूर हो जाते हैं। ये तो होता है। तो सेम चीज जूमिंग के हिसाब से समझो कि जब मैं इसको जूम करूंगा भाई फैलेगा। अब फैलेगा तो जो 0 अभी यहां था वो तो यहीं रहेगा, लेकिन 0 के बाद जो ये आपका आ रहा था वो ऐसे यहां पे चला जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। ये जो आपका 1 पहले यहां था, ये जो आपका ये आपका यहां था 0.5, ये यहां चला आएगा। जो आपका 1 यहां था वो यहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा। बात समझ आई। कब ये क्या होगा, जब हम लोग एक मेटेलिक स्केल को हीट करेंगे। व्हाट हैपन्स, ये मतलब क्या है कि मेटेलिक स्केल को हीट करने के बाद क्या होगा, आपकी मेटेलिक स्केल फैल जाएगी। ठीक है, अब सवाल ये नहीं था, सवाल अब शुरू हो रहा है, वो तो कॉन्सेप्ट बता रहा था। मान लीजिए अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, आपने उसको मेजर किया यहाँ पे। अब मेजर कैसे करते हो, उसे आप लाके 0 पे रखते हो, 0 के बाद आपने उसको ऐसे रखते हो, तो दूसरा एंड मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर पे आकर रुक गया। ये अपने पास ऑब्जेक्ट था। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन मान रहे हैं कि भाई जब गर्म करेंगे तो अपना ऑब्जेक्ट एक्सपेंड नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट
एक्सपेंडिंग। यहां पे आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। यहां से अगर आप रीडिंग लेके बताओगे तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर है। सर कैसे लिखते हो पहले ये बताओ। तो आप लिखते ऐसे हो कि ये रॉड जो है देखो 1 यूनिट पार किया, मतलब 1 2 3 4 ऐसे पार किया कि नहीं किया, ये तो करते हो। आप जो रीडिंग लेते हो कैसे लिखते हो बताना जल्दी से, बताइए जल्दी से बताइए। जो आप 2 सेंटीमीटर लिखो कैसे लिखते हो, याद करो यूनिट एंड मेजरमेंट। आपको मेजरमेंट में बताया गया था कि भैया यहाँ पे आपकी रॉड ने 20 मिलीमीटर 20 डिवीजन क्रॉस किया है। और कैसे लिखते हो, ध्यान से सुनना, मैं इसको बता रहा हूं। क्या आप इसको 20 mm भी लिख सकते हो, बोलिएगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया। ये जो 20 mm आया वो आया कैसे, वो आया ऐसे कि देखो आपकी रॉड जो है वो 20 डिवीजन क्रॉस की हुई है। कितने डिवीजन, 20 डिवीजन। तो आपकी रॉड ने 20 डिवीजन क्रॉस किया है और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 mm है। तब आपके रॉड की जो लेंथ आई है वो 20 mm आई। ऐसे थोड़ी ना चली आती है, वो तो तुरंत आप बता रहे हो, एकदम डिटेल में जाओ तो यही आ रहा है। बात समझ आई। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये नंबर ऑफ डिवीजन है, इसे हम लोग n बोल दे रहे हैं। तो जो आप लेंथ लेते हैं, ध्यान सुनना, जो आप लेंथ कभी भी किसी का मेजर करते हो वो क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन n इंटू वैल्यू ऑफ या डिस्टेंस ऑफ डिवीजन या डिस्टेंस बिटवीन डिवीजन, यही होता है। क्या आपको बात समझ आई है ना, कि नंबर ऑफ डिवीजन आपका क्या है, n है, और d क्या है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन है, कि भाई एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, यानी एक डिवीजन की लेंथ कितनी है। क्लियर बात, बोलिए भाई। क्लियर है। अब आगे देखो, खेल देखो, खेल। अब मैं इसी देखो, सुनना ध्यान से, सवाल सुनना, क्योंकि अब तुम्हारा घूम जाएगा मूड, मतलब सिर घूम जाएगा दिमाग। जब हम इसको हीट किए, ऑब्जेक्ट तो एक्सपेंड नहीं कर रहा है। अब बताना कि जब हम मेजर करेंगे तो रॉड की जो लेंथ थी, जो पहले 2 सेंटीमीटर आ रही थी, वो क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, कि उतनी ही रहेगी। तो भाई जब आप इसको गर्म करोगे तो रॉड की लेंथ तो नहीं बढ़ेगी, यानी रॉड पहले भी 2 सेंटीमीटर था, अभी भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। पर जब आप इस मेटलिक स्ट्रिप से या इस मेटलिक स्केल से रीडिंग लेने जाओगे तो वो तो बोलेगा नहीं भाई, हमारे हिसाब से तो आपका अब लेंथ कम हो गया है, यानी वो कम रीड करेगा। बात आपको समझ आई। जो रॉड पहले यही स्केल 2 सेंटीमीटर मेजर कर रही थी, वही रॉड अब उसी स्केल को 2 सेंटीमीटर से कम मेजर करेगी। पर रॉड की एक्चुअल लेंथ तो सेम ही है ना भाई। रॉड पहले भी 2 सेंटीमीटर था, अभी भी 2 सेंटीमीटर है, पर ये फैल गई ना, तो वो गलत बता रही है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ध्यान से सुनो, इनिशियली अगर लेंथ की बात करें तो इनिशियल लेंथ जो थी वो आपकी n इनिशियल d इनिशियल थी। यहाँ पे n क्या था, n था, यहाँ पे समझ लो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या होगी, ध्यान सुनना, क्या होगी, नंबर ऑफ डिविजन्स होगा, नंबर ऑफ डिविजन्स, और d क्या है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन होगा, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन होगा। क्लियर है बात, कि n नंबर ऑफ डिवीजन है, d वैल्यू ऑफ वन डिवीजन है। तो जब शुरुआत में आपने यानी गर्म करने के पहले मेटलिक स्केल से आपने जो रीडिंग ली थी वो कितनी आई थी, Li आई थी, तो वो NiDi लिखोगे। ठीक, गर्म करने के बाद क्या होगा, ध्यान सुनना, गर्म करने के बाद ये आपका आफ्टर हीटिंग, ध्यान से सुनना, आफ्टर हीटिंग क्या हो रहा है, आफ्टर हीटिंग द स्केल, स्केल को गर्म करने के बाद क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन बताइए इंक्रीज कर रही कि डिक्रीज कर रही है। ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज कर रही, इंक्रीजेस। खुद सोचो कि भाई जो पहले एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm आ रही थी, वो तो फैल के अब 1 mm से ज्यादा हो गई, यानी वैल्यू ऑफ, जब आप हीट कर दोगे स्केल को तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब आप लेंथ कैसे लिखोगे, तो फाइनल लेंथ L फाइनल क्या हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है आपकी रॉड अब कम नंबर ऑफ डिवीजन को क्रॉस करेगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे 20 को क्रॉस कर रही थी, यहाँ पे कितने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट को क्रॉस कर रही है, 8 को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, n फाइनल इंटू डी फाइनल। अब ध्यान सुनो कि क्या आप डी फाइनल की वैल्यू लिख सकते हो। सब जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ध्यान सुनो, डी फाइनल आपका क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान सुनो, यहाँ पे लिखता हूँ। सर डी फाइनल की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जो डी फाइनल होगा वो क्या होगा, डी इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
अब इतने तो तेज हो ही चुके होंगे। डी आई क्या है, इनिशियल डिवीजन है, इनिशियल वैल्यू ऑफ डिवीजन। अल्फा क्या है भाई, जिस मटेरियल का बना होगा उसका ये है अल्फा। डेल्टा टी क्या है, पहले इसका टेम्परेचर टी था, अब इसका टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी हो गया, वो है, ये हो जाएगा। अब करना क्या था, आपको निकालना ये था कि एन एफ कितना हो जाएगा, फाइनल एन एफ कितना हो जाएगा, अब कितने नंबर ऑफ डिवीजन को वो क्रॉस करेगा। तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं इस हिसाब से। ध्यान से देखिए, हमें सब कुछ मिल जाएगा। एल फाइनल, ध्यान से सुनो पहले, क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, क्या मैं ये लिख सकता हूं, बोलिए क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्योंकि ये क्या है, लेंथ है किसकी, रॉड की। रॉड आपका एक्सपेंड नहीं कर रहा, तो जितनी लेंथ उसकी पहले थी बाद में भी वो उतनी ही लेंथ का रहेगा, वो थोड़ी ना एक्सपेंड कर जाएगा यार। जो पहले 2 सेंटीमीटर का था, अब अगर आप बाद में आप उसकी रीडिंग लोगे तो वो अभी भी 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा। तो सर यहाँ पे उसकी वैल्यू में चेंज क्यों है, क्योंकि हमने रॉड को हीट कर, सॉरी अपने स्केल को हीट कर दिया, स्केल आपकी लंबी हो गई, फैल गई। तो यहाँ पे एल आई क्या हो जाएगा, एन आई डी आई, और ये हो जाएगा एन एफ डी एफ। तो एन आई डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन एफ डी एफ की वैल्यू कितना होता है, डी आई इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है बात, क्लियर है। अब ऑब्वियस सी बात है, डी आई से डी आई कैंसिल हो जाएगा, एन आई इज इक्वल टू एन एफ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपका एन फाइनल कितना हो जाएगा, एन आई अपॉन में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। या आप यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा के ये भी लिख सकते हो कि एन आई इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ये ध्यान से देखिए, इस बात को प्रूव भी कर रहा है, ये इस बात को प्रूफ भी कर रहा है कि भाई आपका जो फाइनल वैल्यू ऑफ मतलब नंबर ऑफ डिवीजन होगा वो पहले से कम होगा, और इस वजह से जो रीडिंग ऑफ स्केल आएगी बाद में हीट करने के बाद वो कम हो जाएगी। क्या आपको बात क्लियर हुई? पूरा कॉन्सेप्ट क्या था एक बार आप समझिएगा, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्या था आप इस बात को समझ लीजिए, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। भाई टॉपिक आ गई इसकी, हाँ यहाँ पे है, ध्यान से सुनिए। देखो मैं आपको दोबारा सवाल समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, शायद आप में से भी काफ़ी लोग सोच पड़ेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। ध्यान सुनो, पहले हमने एक पहले मेटेलिक स्केल ली थी, मेटेलिक स्केल जो थी उससे एक, मान लीजिए इस मार्कर को मैंने मेजर किया, अब मार्कर तो पिघल ही जाएगा, मान लेते हैं मार्कर मान लीजिए मेरा लकड़ी का रहा होगा, तो मैंने इसको मेजर किया तो कितना आया इसका लेंथ, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब मैंने रॉड को हीट किया, मतलब कहीं बाहर गया, पहले अंदर में ठंडी का मौसम था, है ना, बहुत ज़्यादा तगड़ी ठंडी थी, अभी यहाँ पे 17-18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, शायद और भी होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। हम उसी मेटलिक स्केल को लेके कहाँ गए, एक भट्टी में, एक बड़े कारखाने में चले गए। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने मूवीज में देखा होगा भाई, जब आप जाते हो कारखाने में तो वहाँ बहुत गर्मी होती है ना, मशीनें चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा आग धधकती रहती है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे आपकी मेटलिक स्केल को गर्मी मिली तो वो फैल गई। अब वो क्या होगा, फैलने के बाद से क्या हो जाएगा, वो आपका जो मेटल था, वो जो डिवीजन लिखा था, जो वहाँ पे 0 के बाद 1 2 3, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। मैंने आपको समझाया था कैसे करके कि भाई जब आप फोटो को जूम करते हो तो फोटो के दो, जैसे अभी मान लो फोटो जूम नहीं है, ऐसे इनके बीच के डिस्टेंस इतनी होती है, लेकिन जब आप फोटो को जूम करते हो तो क्या होता है, वो जो 2 पॉइंट्स थे उनकी बीच की डिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है। तो सेम तरीके से जो यहाँ पे 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस थी वो बढ़ गई, 0 और 2 की डिस्टेंस क्या थी वो बढ़ गई, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस क्या थी वो बढ़ गई। बात समझ आई, मतलब हर एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। क्लियर है बात। अब जो आप उसी रॉड से, सॉरी आप उसी स्केल से जब आप रॉड को मेजर करोगे तो क्या होगा, जब आप उसी रॉड से, सॉरी बार बार निकल रहा है रॉड, जब आप उसी स्केल से रॉड को मेजर करोगे तो रॉड की जो स्केल है वो लेंथ कम हो जाएगी 1 मिनट। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा समझाने के चक्कर में कभी कभार टीचर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो क्या होगा कि जो रॉड थी वो अब कम रीडिंग लेगी, रॉड की जो लेंथ है वो कम आएगी अगर आप इससे रीड करोगे। देखो ध्यान से, पहले जो 2 सेंटीमीटर रीडिंग आ रही थी वो रीडिंग अब 2 सेंटीमीटर से कम आ गई। अब लेकिन भाई रॉड तो अभी भी आपको 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो आपसे सवालों में पूछता है कि बताइए जो आपका फाइनल नंबर ऑफ डिवीजन होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो निकाल सकते हो, या आपसे पूछा जाए अब बताइए वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूले थे कि भाई अब ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन है आफ्टर हीटिंग, ये नंबर ऑफ डिवीजन्स है जो आपके रॉड
क्रॉस करेगी वो है आफ्टर हीटिंग के बाद की बात है। तो आपसे सवालों में या तो ये पूछा जा सकता है या तो ये पूछा जा सकता है या तो दोनों को मिक्सअप करके आपसे कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को करते हैं रैप अप, क्योंकि इसके बाद जो अपना लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।